बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय 5 को, जो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में जानने से पहले हम क्या करते हैं कि ज्यामिति को जान लेते हैं कि ज्यामिति होता क्या है। ज्यामिति जियोमेट्री यूनानी भाषा के जियो प्लस मेट्रीन नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी और मेट्रीन का अर्थ होता है मापन। यानी कि जियोमेट्री का पूरा अर्थ होता है भूमि को मापना। अब भूमि को किस प्रकार मापा जाता है इसके बारे में हमें क्या करना है कि पढ़ना है। अब भूमि को मापने की आवश्यकता क्यों होती है, चाहे इसे क्यों मापा जाता है, इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जब किसी नदी में या किसी समुद्र के किनारे जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि जो भूमि धारक होते हैं, जैसे भूमि धारक के खेतों को क्या किया जाता है कि सीमाओं के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है उन्हें। जैसे यह एक किसान का खेत है, यह बी का है, यह सी का है, यह डी का है, यह ई का है, यह एफ का है, यह जी का है और यह एच का है। अब हम जैसे ही बाढ़ आती है तो होता क्या है कि जो पार्टीशन होता है यह एक में मिल जाता है और पता नहीं चल पाता है कि इस किसान का खेत कौन सा है। तो करते क्या है कि अब इसे बी का खेत बताने के लिए ज्यामिति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि जो बी का खेत है वो सी के खेत से इतना दूर पे और ए के खेत से इतना दूर पे बना हुआ है। तो क्या करते हैं कि अब यह इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह ज्यामिति में भूमि को ही मापा जाता है, इसमें कुछ और गणित के क्वेश्चनों को हल किए जाते हैं। अब इसमें यूक्लिड ने कुछ ज्यामिति के बारे में अपनी अवधारणाएं दी हुई हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं, अभिगृहित दी हैं, उन्हीं को हम अध्ययन करना है। अब हम ज्यामिति के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति के इतिहास में बहुत से गणितज्ञ आए और बहुत से गणितज्ञ गए। इसमें से कुछ विशेष गणितज्ञों का नाम आपको बताया जा रहा है जिन्होंने गणित के विषय के ज्यामिति में बहुत से बढ़िया योगदान दिए हुए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं थेल्स। थेल्स ने किया क्या कि थेल्स ने सबसे पहली उत्पत्ति ज्यामिति में दी कि जो वृत्त का व्यास होता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। आप इस क्या कर सकते हैं कि इसे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे व्यास यदि मैं इसको ए बोलूं या इसको बोलूं ए बी और इसको बोलूं सी डी, ये दो व्यास हैं जो कि क्या कर रहे हैं वृत्त को बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक व्यास है, आप किसी तरह भी व्यास को बनाएंगे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो थेल्स ने इस बात को, इस उत्पत्ति को दिया हुआ था। और इसके बाद फिर क्या हुए, क्या है पाइथागोरस। पाइथागोरस जो थे वो थेल्स के शिष्य ही थे और थेल्स के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपने अध्ययन के बाद कुछ ऐसी बातें बताई जिनमें से कुछ बातें आप पढ़ते हैं, जिसका पहली बात है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इन्हीं के नाम से इस प्रमेय को क्या किया गया था कि बना दिया गया था। इसके बाद फिर अपने जिनके बारे में हमें पढ़ना है वह आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड क्या थे कि अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे। अब देखिए ये क्या है कि शिक्षक है, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है, क्योंकि हम इनके बारे में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए थेल्स के बारे में चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस के बारे में चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यूक्लिड की अवधारणाओं के बारे में, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर में पढ़ रहे हैं। या उन्होंने किया क्या था कि जितनी भी अवधारणाएं आज तक दी गई थी या जितने भी परिभाषाएं ज्यामिति में दी गई थी उनको एकत्रित किया और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स में उन सभी बातों को क्या कर दिया, लिख दिया। उस एलिमेंट्स में 13 अध्याय थे और जो एक अध्याय था वह एक पुस्तक के बराबर था। यानी कि इसमें इतने ज्यादा मोटी ग्रंथ थी कि जिसमें कि एक जो अध्याय था वह एक पुस्तक के बराबर था। तो आप आज क्या कर चुके हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में परिचय ले चुके हैं, कि इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या अब यूक्लिड ने क्या परिभाषाएं दी थी, क्या अभिगृहित दी थी या क्या अवधारणाएं दी थी, उनके बारे में चलते हैं अध्ययन करने। अब यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं, कुछ अभिगृहित और कुछ अवधारणाएं दी हुई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके द्वारा दिए गए कुछ परिभाषाओं को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला परिभाषा है बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी कि कोई भाग का मतलब क्या होता है, न उसकी लंबाई होती है, न उसकी चौड़ाई होती है और न उसकी ऊंचाई होती है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या मतलब है, यदि मैं यहाँ पे एक बिंदु बनाऊं तो ना आपको इसको लंबाई दिखेगी, ना इसको आपको चौड़ाई दिखेगी, ना इसकी आपको ऊंचाई दिखेगी।
वही होता है क्या, बिंदु। इसी को क्या किए थे कि यूक्लिड ने बोला हुआ था कि जो बिंदु होता है ना उसकी लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है, यानी कि इसका कोई भी भाग नहीं होता है। इसके बाद दूसरी परिभाषा क्या है उनकी, एक रेखा लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। और चौड़ाई रहित लंबाई का क्या मतलब है, यदि आप एक लाइन खींचे, एक रेखा खींचे तो इसमें चौड़ाई नहीं होती है, जो यह होता है यह चौड़ाई इसमें नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक जो रेखा होता है वो क्या होता है, चौड़ाई सहित लंबाई होती है, ये क्योंकि इसमें केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। तीसरा क्या बताया हुआ था, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब एक रेखा के सिरे का मतलब यदि यहाँ एक रेखा बनाया जाए तो जो ये सिरे होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, यह क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। इसी बात को उन्होंने बताया हुआ था कि जो इसके अंतिम बिंदु यानी सिरे होते हैं वह क्या होते हैं, कि बिंदु होते हैं। इसके बाद एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी कि एक यदि सीधी रेखा हो तो वह एक ऐसी रेखा होती है जो कि स्वयं बिंदुओं के सपाट रूप से स्थित हो। यानी कि क्या किया जाए, बिंदु को यहाँ पे सपाट रूप से रख के और पास पास रख दिया जाए तो यह एक रेखा बन जाएगी ना ऐसे। तो यही बताया गया है कि बिंदुओं पे सपाट रूप से क्या होती है, स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। अब पृष्ठ क्या होता है, यदि आप एक आयत बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। इसी को क्या कहा जाता है, यह लंबाई और चौड़ाई, यह होती है लंबाई, इसमें केवल लंबाई होता है और इसमें चौड़ाई भी होता है लेकिन ऊंचाई नहीं होता है। इसलिए बताया गया कि एक पृष्ठ जो होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला है, एक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अब एक पृष्ठ, यदि आप यहाँ पे एक पृष्ठ बनाते हैं जैसे ऊपर वाले में बनाए थे, तो होता क्या है कि जो किनारे होते हैं, यानी कि यह किनारा चाहे यह किनारा चाहे यह किनारा चाहे यह किनारा, यह क्या होता है, रेखा होता है। इसीलिए उन्होंने बताया हुआ था कि जो पृष्ठ के किनारे होते हैं वह रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस, ऐसी पृष्ठ है जो कि स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। अब एक समतल पृष्ठ यदि आप यहाँ लेते हैं समतल पृष्ठ, तो होता क्या है कि यह सपाट रूप से रेखाओं पे क्या होती है, स्थित होती है। अब सीधी रेखाएं हैं, ऐसे आप सीधी रेखाओं को क्या करें कि एक एक में जोड़ दें इस प्रकार से, तो यह सीधी रेखा क्या होगा, एक सरफेस बनाएगा। इसी को उन्होंने बताया हुआ कि यह सीधी रेखा पे सपाट रूप से स्थित होता है। तो यूक्लिड की ज्यामितीय भाषाएं में ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, बस आपको इतना ही जानना था जो कि आप इसके पहले इसके बारे में जान चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग अभिगृहित और अवधारणाओं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब हम यूक्लिड के द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहित और अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि यूक्लिड ने अवधारणाएं और अभिगृहित को क्यों अलग अलग बांटा हुआ है। अवधारणाएं क्या होती हैं कि केवल ज्यामिति से संबंधित होती हैं, और जो अभिगृहित होते हैं जिन्हें एक्सियोम्स कहा जाता है वह अंकगणित और गणित ज्यामिति से भी संबंधित होते हैं। तो उन्होंने कुछ गणित के कुछ ऐसे गुणों को सत्य माना जो कि वास्तव में सत्य थे, जिन्हें सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि 3 + 2 क्या होता है कि 5 होता है, तो यदि आप इसको गलत साबित करना होगा तो आपको 3 + 2 कुछ अलग साबित करना होगा। इसी प्रकार यूक्लिड ने इन अवधारणाओं को और अभिगृहितों को बताया कि ये क्या है, सत्य है, और इन्हें अंत तक अभी तक किसी ने इसे गलत साबित नहीं कर पाया है, इसीलिए इन्हें सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। अब अभिगृहित के बारे में हमें जान लेते हैं। सबसे पहला अभिगृहित क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी क्या है कि यदि A जो है x के बराबर है और B जो है यह भी x के बराबर है, तो यह दोनों जो होंगे वह A और B के बराबर होंगे। यानी कि जब दो वस्तुएं A और B x के बराबर हैं तो यह A और B बराबर होंगी। यदि हम इसे अंकगणित के माध्यम से समझना चाहें तो मान लीजिए A बराबर 5 और B बराबर भी क्या 5, तो क्या होंगे कि जब दोनों 5 हैं तो A बराबर B तो लिखा ही जा सकता है, यानी कि क्या है, यह अभिगृहित सही है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा अभिगृहित देखते हैं। यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए, यानी कि जब दो बराबर हों उनमें बराबर अंक से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी, यानी कि जो उनका योग होता है वो अभी बराबर होता है। इसे समझने के लिए यदि क्या करते हैं कि x में और यह a दोनों बराबर हैं, यदि x में हम 3 जोड़ते हैं और a में भी 3 जोड़ते हैं तो जो इसका जो योग होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि आप इसे अंकगणित के माध्यम से समझना चाहते हैं तो यदि x बराबर मानते हैं 5
यदि 5 में हम लोग 3 जोड़ देते हैं और x में भी 3 जोड़ देते हैं तो हो क्या जाएगा कि x बराबर 5 है ही, x बराबर 5 है ही, तो x का मान ले लेंगे 5 + 3 बराबर 5 + 3 हो क्या जाएगा 8 बराबर 8। यानी कि जब बराबरों में बराबरों से जोड़ा जाए, यानी कि बराबरों को बराबरों से जोड़ते हैं तो क्या होता है, बराबर आता है। अगला अभिगृहित क्या है, यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए, यानी कि यह अभिगृहित दूसरा का पूरा उल्टा है, बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेष भी बराबर होता है। यहाँ हम लोग इसी उदाहरण को लेते हैं, यदि x बराबर a है, यदि x में से 2 घटाते हैं और a में से 2 घटाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, बराबर आते हैं। आप इसे अंकगणित के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि x बराबर लेते हैं क्या 5, तो x में से घटा देते हैं 3, x में से घटा देते हैं 3 और 5 में से भी क्या करते हैं 3 घटा देते हैं। अब x का मान हमें यहाँ 5 पता है, तो 5 - 3 बराबर 5 - 3 हो क्या जाएगा कि 2 बराबर 2, यानी कि क्या है 2 बराबर 2 बराबर आया है ना। तो यह अभिगृहित यही बोल रहा है कि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो बराबर प्राप्त होता है। अगला अभिगृहित है, 2 वस्तुओं को परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती है। वो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, मान लीजिए 2 रेखाएं हैं, दोनों क्या है, संपाती हैं, ए बी और सी डी दोनों संपाती हैं, तो क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जब एक दूसरे पे होती हैं तो संपाती रेखाएं कहा जाता है। तो इसे अलग किया जाए तो ए बी और सी डी, यहाँ ए बी और सी डी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ज्यामिति के रूप में लेते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, पूर्ण जो होता है, जैसे यदि x बराबर a + b लिखते हैं तो यहाँ x क्या होता है कि a से बड़ा होता है और फिर x क्या होता है, b से भी बड़ा होता है। यदि अंकगणित के माध्यम से देखना चाहें तो होता क्या है, यदि मान लीजिए 5 बराबर 3 + 2, यानी कि जो 5 होता है वह 3 से भी बड़ा है और 5 जो है वह 2 से भी बड़ा है, यानी कि दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। और यह जो 5 के 3 और 2 भाग हैं, या x के जो a और b भाग है वह क्या है, इन दोनों से छोटे हैं। अगला अभिगृहित का है, एक ही वस्तु के 2 गुणे परस्पर बराबर होते हैं। अब मतलब क्या बनता है कि एक वस्तु के 2 गुणे, यानी कि यदि हम ले लें यहाँ x का 2 गुना कर दें, आ गया a, फिर क्या करें, एक ही वस्तु मान लीजिए x फिर लिए और इसका 2 गुना आ गया b। अब क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि a बराबर b आप लिख सकते हैं। यदि अंक गणित से देखना चाहें तो यदि आप अंक लेते हैं 2 का 2 गुना करते हैं तो मिलता है a, और फिर क्या करते हैं कि 2 को 2 गुना करते हैं तो आता है c, और यहाँ क्या होगा, a बराबर c बराबर होंगे। इस अभिगृहित का यही मतलब है। अगला अभिगृहित है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ क्या मतलब बनता है कि यह 6 का अभिगृहित का उल्टा है, यानी कि एक ही वस्तु का आधा है। यदि x का हम लोग क्या करें, 1/2 करें, यहाँ आता है a, और फिर x का 1/2 करें, यह आता है b, तो इसके जो आधे होते हैं वो a बराबर c होता है। इसे आप अंकगणित के माध्यम से समझना चाहें तो करते क्या है कि मान लीजिए 10 का आधा करते हैं, वह आता है a, और फिर 10 का फिर आधा करते हैं, यह आता है क्या, b, तो ये क्या होते हैं, a बराबर c दोनों बराबर होते हैं। इसे आप अपने अच्छे से एक बार और पढ़ के अभिगृहित को समझ सकते हैं। अब देखिए, इस अभिगृहित को सबसे पहले तो याद कर लेना उचित बात है, क्योंकि जो यूक्लिड ने क्या किया था कि इसे सत्य मानने के लिए कहा था, और इसे सर्वव्यापी सत्य भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी इसे आज तक गलत नहीं मान पाया है। इसके बाद हमें पढ़ना है अभिगृहित, इसके बाद हमें पढ़ना है अभिगृहित 5.1। यह क्या है, दिए गए 2 बिंदुओं से होकर अद्वितीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि 2 बिंदु यदि यहाँ आपके सामने दिए गए हों, इससे आप ये अद्वितीय रेखाएं, मतलब कि एक ही रेखा खींच सकते हैं, दूसरा रेखा नहीं खींच सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय का अर्थ होता है 2, और का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कि केवल एक रेखा क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक रेखा ए बी खींचा हुआ है, चाहे यहाँ पे हम लोगों ने एक रेखा सी डी खींचा हुआ है। यदि छोटा बिंदु भी ले तो इससे एक ही रेखा ई एफ क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड के द्वारा दिए गए कुछ अभिधारणाओं को, जिन्हें पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है। मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया है कि उनके द्वारा अभिधारणाएं चाहे जो अभिगृहित दी गई थी सर्वव्यापी सत्य थे। सर्वव्यापी सत्य का मतलब क्या है कि उन्हें किसी ने अभी तक गलत साबित नहीं किया, उन्हें सत्य माना जाता है।
और जो अभिगृहित थी वह अंकगणित और ज्यामिति से दोनों से संबंधित थी, लेकिन यह अभिधारणा केवल ज्यामिति से संबंध रखती है। तो पहली अभिधारणा क्या है कि पहले एक बिंदु से अन्य दो बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, अब इन दोनों बिंदु से एक सीधी रेखा मान लीजिए ये भी खींची गई है। यही पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि यहाँ एक शांत रेखा पड़ा हुआ है और इसको ये भी एक शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से यहाँ से अनिश्चित रूप से मान लीजिए इधर और अनिश्चित रूप से इधर बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसे आराम से किसी भी कारण से भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरी अभिधारणा क्या है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि यहाँ कोई बॉन्डिनेशन नहीं है कि किसको केंद्र मानेंगे और किसको त्रिज्या मानेंगे। हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी केंद्र ले सकते हैं और किसी भी माप का एक इस माप का एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी कि किसी भी माप कहीं भी केंद्र लीजिए और किसी भी माप का क्या करिए, त्रिज्या लीजिए और एक वृत्त खींच लीजिए। अगला क्या है, सभी समकोण बराबर होते हैं। अब क्या है कि जो समकोण होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए यह एक समकोण है और यहाँ पे एक समकोण मैंने यहाँ पे बनाया होगा। अभी 90 डिग्री का है, अभी 90 डिग्री का है। आपको पता है कि समकोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, फिर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि जब समकोण होगा तो हमेशा बराबर होगा। अब हमें पढ़ना है पांचवी अभिधारणा और सबसे मुख्य अभिधारणा। इस अभिधारणा में यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर अंतःकोण दो इस प्रकार बनाए कि इन दोनों अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम हो, तो वे रेखाएं आगे बढ़ाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर की यह दो समकोण होते हैं वह कम होते हैं। अब मतलब क्या है, एक सीधी रेखा है और दो सीधी रेखाओं पर क्या किया गया हो, इसको डाल दिया गया हो। तो यह क्या होगा, अब इतना तो बोल दिया गया, इस चित्र को ऐसे बनाएंगे यदि एक सीधी रेखा हो और दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार डाला गया हो और वे अपने ही ओर एक ऐसे दो अंतःकोण बनाए, एक यह अंतःकोण यह अंतःकोण, जिसका योग क्या हो, दो समकोण से कम हो। दो कोण बनाए, मान लीजिए 1 और 2। यह क्या है, एक PQ रेखा है, A और B, और यह है C और B। और मान लीजिए कोण A, मान लीजिए कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा कि छोटा होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 छोटा होगा 180 अंश से। अब 180 अंश यानी कि दो समकोण 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश होते हैं। तो ये क्या होगा कि 180 अंश से कम होगा तो वह उस ओर मिलेंगी जिस ओर, अब इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो वह उस ओर मिलेंगी जिस ओर की यह दो समकोण से यह कोण कम हो। यदि इसे आगे अनिश्चित रूप से ऐसे बढ़ाया जाएगा तो यह क्या होगी, आगे जाके मिल जाएंगी। तो यह अभिधारणा वही बोल रहा है कि यदि एक सीधी रेखा को दो रेखाओं पे क्या किया जाए, डाला जाए और ए अपने योग दो ऐसे अंतःकोण बनाए जिनका योग दो समकोण से कम हो। अब दो समकोण का मतलब कि 180 अंश से कम हो, तो वह इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर उस ओर मिलेंगी जिस ओर की ये दो समकोण से कम है। अब यह क्या होगा, इस साइड में मिलेगा। ये अभिधारणा 5। अब हम यूक्लिड के परिचय के बारे में, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड के 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।